सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एजे क्रॉनिन के द्वारा लिखे गए एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बर्थ। तो बर्थ जो है ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमें बताता है बहुत कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि एक डॉक्टर के नाते क्या एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है और वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक प्रयास कर सकता है। उसी के अलावा पुरुषों के जीवन का एक पहलू जो है उसे भी ये चैप्टर थोड़ा सा टच करता है कि पुरुषों के जीवन में या किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी अगर निजी संकट चल रहा हो या निजी समस्या चल रही हो तब भी वह कितना कर्तव्य परायण हो सकता है, अपनी ड्यूटी को कितना सिंसियरली वह लेता है, उसके निजी जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह उसके कर्तव्य को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा टच देखेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। एजे क्रॉनिन के द्वारा लिखा गया है चैप्टर बर्थ बाय एजे क्रॉनिन। In this excerpt from the Kitadel Andrew Manson newly out of medical school। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा भाग है, ये किथाडेल का है और एंड्रयू मैनसन के बारे में है, जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से पढ़ करके बाहर निकले हैं, यानी अभी अभी डॉक्टर बने हैं। हैज जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। और उन्होंने अभी अभी बिगन किया है, अभी अभी प्रारंभ किया है अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को। ठीक है, देखिए लॉयर होता है, डॉक्टर होता है, ये कभी ये नहीं कहते कि मैं जॉब कर रहा हूं, है ना, मैं काम कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, नहीं, ये अपने काम को हमेशा प्रैक्टिस कहते हैं कि भैया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि लॉ को और मेडिसिन को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, एज एन असिस्टेंट, और ये एक सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ में, इन द स्मॉल वेलिश माइनिंग टाउन ब्लेनेली। और ये एक छोटे से वेलिश माइनिंग, माइनिंग मतलब जहां पर खुदाई इत्यादि का काम होता है, ऐसा एक छोटा सा टाउन है, उपनगर है, जो कि ब्लेनेले के अंदर है। एज ही इज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, जैसा कि वह शाम को घर लौट रहे थे, एक निराशाजनक शाम बिता करके, विथ क्रिस्टीन नामक एक लड़की के साथ में, द गर्ल ही लव्स, वह लड़की जिससे वह प्रेम करते हैं। तो भैया यहाँ पर सिचुएशन ये है, हम समझ लेते हैं कि भैया थोड़ा परिचय दिया गया, कौन है और किसके असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, टाउन किस तरह का है, फिर बताते हैं कि भैया अब यहाँ से रियल घटना शुरू होती है। ये शाम को वापस घर लौट रहे हैं और इनकी शाम बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ रहे थे, क्रिस्टीन से, ठीक है, जिनसे वह प्यार करते हैं। ही इज मेट बाय जो मॉर्गन, और उन्हें जो मॉर्गन जो है वह मिलते हैं। जो एंड हिज वाइफ, जो और उनकी पत्नी दोनों मिलते हैं, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 years, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। और जो और उनकी पत्नी जो हैं, उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लगभग 20 साल उनकी शादी को बीत चुके हैं, और वह एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना पहला बेबी, यानी कि उनका पहला बच्चा होने वाला है शादी के 20 साल के बाद। ठीक है, तो इट वॉज नियरली मिडनाइट, हालांकि ये बिल्कुल मध्य रात्रि का समय है, यानी कि रात की 12 बजे का समय है लगभग। व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिनगोवर, जब एंड्रयू जो है वो ब्रिनगोवर नामक जगह पर पहुंचते हैं, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, और वह पाते हैं कि जो मॉर्गन जो है वह उनका इंतजार कर रहे हैं। अब जो मॉर्गन कौन है? तो जो मॉर्गन इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि भैया ये पेशेंट के परिवार से हैं। जो मॉर्गन की पत्नी जो है वो गर्भवती है, उनका बच्चा होने वाला है किसी भी समय, किसी भी क्षण। ठीक है, तो जो मॉर्गन जो है वह बार बार डॉक्टर के संपर्क में है कि भाई जब भी ऑपरेशन की, शल्य चिकित्सा की, या लास्ट टाइम जब बेबी होगा और डॉक्टर की जब जरूरत पड़ेगी तब वे इन डॉक्टर साहब को वहां पर घर लेकर जाएंगे। तो जो मॉर्गन जो है वह रात के 12 बजे उनके घर के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। इसका मतलब वह टाइम आ चुका है जब बर्थ होना है। ठीक है, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चल रहे हैं, विथ शॉर्ट स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे कदम लेकर के, बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी, बंद हुए उस सर्जरी यानी शल्य क्रिया, आप सर्जरी को कह सकते हो, उस हॉस्पिटल या उस क्लिनिक के बाहर वो चक्कर लगा रहे हैं। एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, और घर का जो प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस मतलब जहां से घर में प्रवेश किया जाता है, वहां पर वे चक्कर लगा रहे हैं। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, और जैसे ही वो दृश्य देखते हैं कि हट्टा कट्टा एक
नौजवान जो है वहां पर दिखाई देता है तो वह चैन की सांस लेते हैं। मतलब जैसे ही डॉक्टर उनके सामने आता है, जो मॉर्गन के सामने, वैसे ही उसको थोड़ी राहत मिलती है। थैंक गॉड, भले ही रात की 12 बज गई पर डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब आ गए तो डॉक्टर, अरे डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत ही खुश हूं आपसे मिलकर के। आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, यानी पिछले 1 घंटे से मैं इधर उधर बस यहाँ पे टहल ही रहा हूं, चल ही रहा हूं। द मिसेस वॉन्ट्स ये बिफोर टाइम टू, और मेरी जो श्रीमती है, मेरी जो धर्मपत्नी है, उन्हें आपकी आवश्यकता है, यानी आपको तुरंत प्रभाव से मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो किसी भी समय डिलीवरी कर सकती हैं, बच्चे को जन्म दे सकती हैं। बिफोर टाइम टू, इससे पहले कि जन्म का समय, बच्चे के जन्म का समय हो जाए। एंड्रयू, अब एंड्रयू कौन है? तो ये डॉक्टर साहब है हमारे। अब्रप्टली, अचानक से, रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, और वह अचानक से याद करने लगते हैं, उन्हें वापस याद आने लगते हैं अपने जो भी चिंता थी, जो भी विचार था, है चिता चिंता एक समान है। तो यहाँ पर जो भी उनके मन में विचार चल रहे थे, जो भी चिंता उनके मन में चल रही थी क्रिस्टीन के बारे में, जैसे उनकी शाम बीती थी, वो सारी चीजें उन्हें वापस याद आती है। अपने खुद के मामले और मसले उन्हें याद आने लगते हैं। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और वह उस समय मॉर्गन को कहते हैं, जो मॉर्गन को, कि 2 मिनट रुको भाई, है ना, यानी कि आपके साथ चलना है, आपके यहाँ पर स्थिति गंभीर है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन 2 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, वेट करना पड़ेगा। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, वह अपने घर में जाता है और अपना बैग उठा कर लाता है। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लियाना टेरेंस। अब ये ब्लियाना टेरेंस क्या है? ये जो मॉर्गन के घर का पता है, ठीक है। तो साथ में वह रवाना हो जाते हैं, जाना शुरू करते हैं 12 ब्लियाना टेरेस की तरफ जाना शुरू करते हैं, जो कि जो मॉर्गन का घर है। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, रात की जो हवा थी, अब यहाँ पे हवा का मतलब क्या है कि वातावरण जो था, माहौल जो था, वो बहुत ही ठंडा था और बहुत ही गहराई से भरा हुआ था। क्वाइट मिस्ट्री मतलब बिल्कुल शांत रहस्य की तरह के, अब आगे क्या होने वाला है, अब तक की शाम तो बर्बाद निकली है, आगे अब क्या होने वाला है, ये सारी चीजें रहस्य होंगी। यूजुअली सो परसेप्टिव, बहुत ज्यादा बोधात्मक, बहुत ज्यादा सोच विचार करके वह अपने जीवन में चल रहा था। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल, और एंड्रयू जो है, डॉक्टर एंड्रयू जो है, वह डल यानी कि सुस्त, नीरस सा महसूस कर रहे थे। एंड लिस्टलेस, और बिल्कुल ही अप्रसन्न, निर्जीव सा, बेजान सा महसूस कर रहे थे। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, और उन्हें इस बात का कोई पूर्वाभास नहीं था। पूर्वाभास होने का मतलब क्या होने वाला है इस बारे में पहले ही थोड़ा एहसास हो जाता है, थोड़ा सा आभास हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं ऑपरेशन के लिए, ऐसा ऐसा होगा सामान्यतः। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि भैया उनको कोई भी पूर्वाभास नहीं था, उनके पहले से उनका कोई भी आभास नहीं बन रहा था कि आज की रात की ये जो कॉल है, डॉक्टर को क्या कराया जाता है, पुकारा जाता है, कॉल की जाती है। तो यहां पर डॉक्टर को जो बुलाया गया है, डॉक्टर जहां जा रहा है, वो रात बहुत ही असाधारण सिद्ध होने वाली है। यानी कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आज की रात कैसी होगी, और हमें पहले से ही थोड़ा सा हिंट मिल गया यहाँ पे कि आज की रात थोड़ी असाधारण होने वाली है, क्योंकि शाम तो पहले ही असाधारण बीती है। भाई देखो, गर्लफ्रेंड से मिलने गया, लड़ाई झगड़ा करके आया हुआ है, तो शाम तो अनयूजुअल बीती ही बीती है, अब रात भी अनयूजुअल बीतने वाली है, इसका हमें संकेत मिलता है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनेली, तो यहां पर अभी भी स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस, कि वह प्रभावित करेगा उनके पूरे के पूरे भविष्य को, यानी डॉक्टर साहब का पूरा फ्यूचर ही प्रभावित हो जाएगा ब्लेनेली नामक जगह पर। यानी कि ये जो टाउन है, अब आज रात को जो घटना होने वाली है, उसके बाद डॉक्टर साहब का भविष्य बहुत अलग तरीके का होने वाला है। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस until they reached the door number of 12, then Joe drew up short, और दो लोग जो है, यानी कि जो मॉर्गन और हमारे डॉक्टर साहब, ये दोनों के दोनों साइलेंस में बिल्कुल चुपचाप चले जा रहे हैं जब तक वे दरवाजा नंबर 12 पर नहीं पहुंच गए। देन जो ड्रू अप शॉर्ट, फिर वह तेजी से आगे बढ़ता है। आई विल नॉट कम इन, है ना, यानी कि वह साइड में हटते हुए, थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हुए कहता है ठीक है भाई, अब मैं आज तक आपको ले आया हूं, अब आप जाओ, अब मैं अंदर नहीं जा रहा। आई नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊंगा। ही सेड, वह कहता है। तो ये कौन कह रहा है कि मैं अंदर नहीं आऊंगा? तो जो मॉर्गन कह रहा है, जिसकी वाइफ को बच्चा होने वाला है, ठीक है।
His voice showed sign of strain, और उसकी आवाज में साफ साफ चिन्ह दिखाई दे रहे थे तनाव के, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है, दबाव में है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आप सामान्यतः सोच के देखो जिसकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और वो 20 साल के बाद उसके घर में पहला बच्चा होने वाला है और उसकी पत्नी अंदर है घर में, और निश्चित तौर पर कोई भी निश्चितता नहीं है, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। लेकिन डॉक्टर साहब से कहता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं जानता हूं कि आप जो भी करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। अंदर जाने के बाद एक सकड़ी सी सीढ़ियां हैं जो ऊपर बेडरूम की तरफ जा रही है। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, साफ सुथरी है लेकिन उसका फर्निशिंग बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कहीं से पेंट उतर रहा है और जो रेलिंग्स है उसके ऊपर ढंग से पेंट नहीं हुआ हुआ, कहीं से रेलिंग टूटी हुई भी हो सकती है। यानी कि साफ सुथरा तो है लेकिन फर्निश्ड, सुसज्जित नहीं है। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैंप, और वहां पर लिट का मतलब है जो लाइट है वो केवल एकमात्र चीज की है कि वहां पर एक ऑयल लैंप जला हुआ है। ऑयल लैंप को हम वैसे दीपक भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हम उसका अर्थ लेंगे लालटेन के अर्थ में, कि वहां पर केवल एक लालटेन जली हुई है और उसी की रोशनी हो रही है। हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, और यहीं पर आपको मिसेस मॉर्गन जो है उनकी मां यानी कि जो मॉर्गन की सासू दिखाई देगी, ठीक है, सास दिखाई देगी। अ टॉल, एक लंबी सी, ग्रे हेयर्ड, जिसके ग्रे कलर के बाल है, मनी वुमेन ऑफ नियरली 70, एक ऐसी महिला जो लगभग 70 वर्ष की है। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट, और वहीं पर हमें एक मजबूत सी हट्टी गट्टी जो मिडवाइफ, मिडवाइफ कहा जाता है दाई को, आया कहते हैं, दाई कहते हैं, वह पास में ही वेट कर रही थी पेशेंट के, वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन, और एंड्रयू जो है हमारे डॉक्टर साहब जो है उनके चेहरे के भावों को देख रही थी एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे ही वह कमरे में आया। तो स्थिति क्या है भैया, वह एक बुरे से बने हुए, जो सही तरीके से फर्निश्ड नहीं है, ऐसी सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर कमरे में पहुंचता है। कमरे में पहुंचने के बाद वो देखता है कि भाई पेशेंट जो है बेड पर लेटी हुई है। वहीं पर पेशेंट की मां जो कि लगभग 70 वर्ष की है, ग्रे हेयर वुमेन है, लंबी सी औरत है, वह भी वहां खड़ी है, और पास में एक आया खड़ी है, दाई खड़ी है, वो भी एक लंबी चौड़ी महिला है, मजबूत महिला है, ठीक है। और वह महिला यानी कि आई जो है, दाया जो है, वह एंड्रयू के चेहरे के भाव को देख रही है कि भाई इसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन है जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करता है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बच, सेड द फॉर्मर क्विकली। फॉर्मर यानी पहले वाला। तो यहां पर दो महिलाओं का विवरण हमें मिलता है। पहली महिला जो कि पेशेंट की मां है, दूसरी महिला जो कि दाई है, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पहली वाली ने कहा, तो पहली वाली फॉर्मर, पहले वाली कौन हो गई, तो पहली वाली हो गई मॉर्गन्स, मिसेस मॉर्गन्स मदर है, ठीक है। तो पहले वाली जल्दी से क्विकली कहती है कि आइए मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूं डॉक्टर साहब। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, और उसके कुछ क्षणों के बाद, एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू जो है वो हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा सा हंसा। He saw that the old woman wise in experience, उसने देखा कि वह वृद्ध महिला जो है वह अनुभव में बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, यानी बहुत अनुभवी महिला है। 70 वर्ष की, उसने पता नहीं कितनी डिलीवरीज देख ली है ना, और उसके खुद के भी बच्चे हुए हैं, तो डेफिनेटली वह बहुत ही एक अनुभवी महिला है। रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, और उसने इस बात को महसूस किया कि अभी हमें थोड़ी सी देर इंतजार करना होगा, एक पीरियड रहेगा जिसमें हमें इंतजार करना होगा, यानी कि अभी वो फाइनल टाइम नहीं आया है जब बर्थ होना है। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, और वह महिला जो थी यानी कि जो मॉर्गन की सास जो थी है ना, वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उन्हें लग रहा था कि ये डॉक्टर कहीं केस छोड़ के नहीं भाग जाए, इसलिए वो थोड़ा उसे परसुएट करने की कोशिश कर रही थी, सहज कर रही थी, थोड़ा उसे मना रही थी कि अच्छा साहब, डॉक्टर साहब आप आगे बैठो बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर के आती हूँ। तो इससे पता चलता है कि वह बहुत ही व्यवहार कुशल महिला है, क्योंकि व्यवहार से किसी व्यक्ति को कैसे रोका जाएगा कि भाई वो केस छोड़ के ना चला जाए डॉक्टर, उसके लिए उसे क्या करना था। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, और ये कहते हुए वह व्यक्ति वापस लौटने लगा, यानी डॉक्टर साहब जो है वापस लौटने लगे कि भाई वो थोड़ी देर बाद आएंगे। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, और उसके बाद वह कहता है कि माताजी आप चिड़ो मत, परेशान मत हो, मैं यहां से भागने नहीं वाला हूं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, और फिर वह नीचे किचन में चला जाता है जहां बैठ करके वह चाय पीता है, विच शी गेव हिम, जो कि पेशेंट की मां ने उसे दी थी। ओवर रॉट
एज ही वॉज, बहुत ज्यादा थका हुआ था। और यहां पर थकान शारीरिक नहीं है, यहां पर थकान मानसिक है। कोई भी व्यक्ति जो कलेश करके अपने काम पर आता है ना, उसे थकान महसूस होती ही होती है। जो कहीं पर भी कोई भी कलेश झेल करके आया हुआ है, अब किसी ने उसको बार बार प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, और वो अब ऐसे काम पर आया हुआ है जो बहुत ही नाजुक है, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली उसे थकान महसूस होगी। तो वह थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था। और एज ही वॉज, जैसा कि वह था, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप इफ ही वेंट होम। और वह जानता था कि अगर वह यहां से वापस घर जाता है तो वह 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा। यानी कि अगर वह यहां से वापस घर चला गया कि यार अभी तो टाइम लगने वाला है इसमें, तो घर जाने के बाद वो 1 घंटे की भी नींद नहीं ले पाएगा। जो मॉर्गन वापस आ जाएगा उसको लेने कि साहब चलो अब दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसलिए उसने ये तय नहीं किया कि मैं थोड़ी देर घर जाकर रेस्ट कर लूं। हालांकि वह थका हुआ है, लेकिन वह घर जाने का निर्णय नहीं ले रहा है। ही न्यू टू, वह भी जानता था दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, कि यहां पर जो केस है, जो मेडिकल केस है, वह केस डिमांड करेगा, याचना करेगा, मांग करेगा उसके पूरे ध्यान की। यानी कि इस केस पर उसे पूरा ध्यान से सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा, लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। अ क्वीर लिथार्जी ऑफ स्पिरिट, यानी एक अजीब सी, एक विचित्र सी, अलग किस्म की आलसी की भावना आलस की भावना उसको पूरी तरीके से ढक लेती है। मेरे सारे विद्यार्थी इस भावना से परिचित हैं कि सर आज कुछ करने का मन नहीं है। और पूछ लो बेटा क्यों मन नहीं है? बस नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, स्कूल जाने का मन नहीं है। तो ये विचित्र तरह की, अजीब तरह की आलस की भावना है, केम अपॉन हिम, उस पर छा गई पूरी तरीके से। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, और उसने तय किया कि वह वहीं रहेगा जब तक सारा काम खत्म नहीं हो जाता। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, 1 घंटे के बाद वह वापस ऊपर बेडरूम में जाता है। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और जो भी प्रोग्रेस, जो भी अभी तक पेशेंट के अंदर जो भी प्रगति हुई है उसे नोट करता है। केम डाउन वंस मोर, और वापस से नीचे आ जाता है। सेट बाय द किचन फायर, और आग जो लगी हुई है किचन में, वैसी वाली आग नहीं लगी हुई है जो खाना इत्यादि पकाने के लिए जो चूल्हा जला हुआ होता है, उसके आग के पास आकर बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल, पूरा शांति वाला माहौल था, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर, द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। तो केवल 2 ही चीजों की आवाज आ रही थी। एक तो क्या है कि जो चिंगारी या अंगारे जल रहे थे अंगीठी के अंदर, ठीक है, अंगीठी मतलब जहां पर आग जलाई जाती है, उसमें अपन कोयले वगैरह जलाते हैं ना, तो उसमें चट पट चुट चट ऐसी आवाजें आती रहती है, वो क्रैक होते रहते हैं, टूटते रहते हैं ना, तो उनकी आवाजें आती है। और उसके अलावा कोई आवाज आ रही थी तो दीवार घड़ी की टिक टॉक की आवाज आ रही थी, उसके अलावा कोई आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही थी। पूरी तरह शांति थी, सन्नाटा था। No, there was another sound, the beat of Morgan's footstep as he paced in the street outside. नहीं, एक और आवाज आ रही थी। अब ये खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, खुद ही अपनी बात का विरोध कर रहा है कि नहीं, ये 2 आवाजें तो आ ही रही थी, इसके अलावा एक आवाज और आ रही थी। That there was another sound, के एक और आवाज आ रही थी, the beat of Morgan's footstep। तो मॉर्गन के चलने की आवाजें आ रही थी, जो जैसे कि वह कदम बढ़ाए जा रहा था इन द स्ट्रीट, बाहर सड़क पर, आउटसाइड। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, और वह वृद्ध महिला, यानी कि यहां पर पेशेंट की माताजी जो है, वह उसके डॉक्टर के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, क्वाइट मोशनलेस, लगभग बिना हिले डुले, मतलब बिल्कुल शांत और स्थिर होकर के बैठी हुई थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव, और उसकी आंखें जो है विचित्र तरीके से, अजीब तरीके से जीवित दिखाई दे रही थी। एंड वाइज, और बुद्धिमान। प्रोबिंग, यानी कि वह जांच परख कर रही थी कि ये डॉक्टर जो है ये घबरा तो नहीं रहा, ये कर तो लेगा, इससे हो तो जाएगा। तो वह जांच परख भी कर रही है और शांति से बैठी हुई बस उसकी ओर देख रही है, नेवर लिविंग हिज फेस, और अपनी नजर को उसके चेहरे से, यानी कि डॉक्टर के चेहरे से बिल्कुल भी हटा नहीं रही थी। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, और उसके जो विचार थे, यानी कि डॉक्टर के जो विचार थे, वो बहुत ही ज्यादा भारी थे और गड़बड़ी पैदा करने वाले थे। क्योंकि वह कितना भी शांत रहने की कोशिश कर रहा है, कितना भी सामान्य रहने की कोशिश कर ले, लेकिन आज की जो उसकी शाम बीती थी,
कहीं ना कहीं वो अंदर थोड़ी उठापटक मचा रही है, मतलब वो शांति से बैठना चाहता है, तरीके से अपना काम भी करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। उसकी इच्छा तो बहुत है मैं करूं, लेकिन उससे हो नहीं रहा है। ठीक है, द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉडली, यानी कि वह घटना जिसका साक्ष्य वह बना था कार्डिफ स्टेशन पर अभी भी उस पर छाया हुआ था, उसने ऑब्सेस्ड कर रखा था, उस पर पकड़ बना रखी थी। मॉडली का मतलब होता है यहां पर डरावने तरीके से, यानी कि वह भयभीत हो रहा था जो भी घटना का साक्ष्य वो बना था कार्डिफ स्टेशन पे। ही थॉट ऑफ ब्रामवेल, वह ब्रामवेल के बारे में सोच रहा था, फुलिशली, बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से, डिवोटेड टू अ विमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, ऑफ एडवर्ड पेज, बाउंड टू द श्रेविश ब्लॉडवेन। तो वह ब्रामवेल की मूर्खता के बारे में सोच रहा था कि वह कितना समर्पित पुरुष था अपनी महिला के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, और वह महिला या वह पत्नी जिसने उसे धोखा दिया बहुत ही नीचता के साथ, और वह विचार कर रहा था एडवर्ड पेज के बारे में, बाउंड टू द श्रेविश ब्लॉडवेन, जो कि जुड़ा हुआ था, जो कि संबंधित था। बाउंड का मतलब होता है, मतलब ये जो एडवर्ड पेज है वह भी एक महिला के साथ जुड़ा हुआ था जो बहुत ही शातिर औरत थी, ऑफ डैनी, जो कि डैनी के साथ थी, लिविंग अनहैप्पीली, जो कि नाखुश होकर के अपना जीवन जी रहे थे, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से अलग रह करके। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमैल फेलियर्स, और उसके जितने भी कारण उसके दिमाग में आ रहे थे वो सब यही बता रहे थे कि सारी शादियां जो है ये निराशाजनक तरीके से असफल रही। तो इस पूरे पेज के अंदर यहां पर ये बताया गया है नीचे की 5-6 लाइनों में कि भैया अब वो बैठा है, मूड ठीक नहीं है, गर्लफ्रेंड से लड़के आया है, तो ऐसी कंडीशन में बैठ के वो क्या सोचेगा? रोमांटिक बातें तो सोचने से रहा, तो वो सारे उन जोड़ों के बारे में सोच रहा है कि यार वो फलाना आदमी था, बढ़िया आदमी था, उसकी लुगाई भी धोखेबाज निकली, उसे धोखा देके चली गई। वो एक डॉक्टर था, वो एडवर्ड पेज था, उसकी लुगाई भी ऐसी थी, वो नीचतापूर्वक तरीके से काम करती थी। उसके अलावा डैनी की अगर हम बात करें तो डैनी क्या है, डैनी अपनी वाइफ से अलग रहता है, नाखुश, बिल्कुल ही निराशापूर्वक जिंदगी जी रहा है। तो शादी के बारे में अगर कंक्लूड करें तो ये एक निराशाजनक असफलता है यानी कि सारी शादियां निराशाजनक रूप से असफल रही है, मतलब शादी किसी की सफल हो ही नहीं ठीक है। तो यहां पर एक तरफ वो इतना प्यार करता है कैथरीन से कि डेफिनेटली अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं जब वो आपके जीवन में कलेश मचाता है तो फिर ऐसे विचार आते हैं, बोले यार क्या जीवे इसके साथ, यार उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, सबके जीवन का सत्यानाश हुआ पड़ा है। इट वॉज अ कंक्लूजन, ये एक निर्णय या परिणाम था, विच, जो कि इन हिज प्रेजेंट स्टेट, उसके वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा था। ऐसा नहीं है कि वो कैथरीन के बारे में हमेशा ऐसा ही फील करता है या ऐसा ही सोचता है। आज की शाम थोड़ी बिगड़ गई इसलिए उसको सारे नकारात्मक भाव आ रहे हैं, यानी वर्तमान स्थिति में वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन उसके मन के चिरस्थायी भाव कैथरीन के प्रति ऐसे नहीं है। मेड हिम वाइन, जिससे वो झिझकने लगा। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट, यानी कि वह चाहता था कि भाई वह शादी को ऐसा समझे या ऐसा माने जो कि एक रमणीय स्थिति हो। रमणीय मतलब इसमें मन हमेशा प्रसन्न रहे, दिल हमेशा खुश रहे कि चलो भाई जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारा जीवन साथी है, पूरे समय वह हमारे साथ है। तो वह चाहता है कि वह शादी को ऐसा समझे, ऐसा माने। यस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम, क्योंकि वह दूसरे तरीके से, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, दूसरे तरीके से शादी के बारे में विचार नहीं कर सकता जब भी कैथरीन की इमेज उसके सामने आती है। यानी कि जब भी कैथरीन उसके सामने रहती है तो दिल बाग बाग हो जाता है, उसे लगता है कि नहीं यार शादी इसी से करनी है, मस्त जीवन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। इससे उल्टा वो नहीं सोच पाता कि भाई महिलाएं जो है वो जीवन बर्बाद कर देती हैं, धोखा दे देती हैं, इंसान को डिवोर्स लेके अकेले रहना पड़ता है। वो ऐसे विचार नहीं ला पाता है, नहीं लाना चाहता है जब भी वो कैथरीन उसके सामने होती है। हर आइज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, और कैथरीन जो है उसकी आंखें हमारे डॉक्टर साहब के सामने ऐसे चमचमाती हुई दिखाई देती हैं। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और इसकी वजह से वह
किसी भी अन्य निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर पाता है। यानी कि जब भी कैथरीन उसके सामने आती है, उसकी आंखों में इतनी चमक होती है, इतना प्रेम, इतना स्नेह होता है कि डॉक्टर साहब को लगता है कि नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी कैथरीन ऐसी नहीं हो सकती। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज्ड। अब यहां पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अंतर्द्वंद की जो स्थिति बनी हुई है कि उसके मन में दो विचार एक साथ चल रहे हैं, अच्छी है बुरी है, शादी अच्छी है बुरी है, कैथरीन अच्छी है बुरी है, ये दो द्वंद्व जो चल रहे हैं ये उसके स्तर पर चल रहे हैं। एक तरफ उसका शंकालु दिमाग है और उसकी ओवरफ्लोइंग हार्ट है, यानी उसके दिल पर से ऊपर से गुजरती हुई चीजें हैं, विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल, जिसने उसे डॉक्टर साहब को नाराज छोड़ दिया और कंफ्यूज छोड़ दिया। तो देखो दो चीजें हैं, कैथरीन हमेशा जैसी है, लॉन्ग टर्म में कैथरीन उसे जैसी दिखाई देती है, वो स्थिति अलग है। आज जो घटना हुई वो स्थिति अलग है। ये दोनों स्थितियों को जब वो देखता है तो वो उसके मन में भ्रम पैदा होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है कि यार आज जो हुआ उसे सही मानूं, उसे मान करके डिसीजन लूं, या हमेशा जैसा मैं महसूस करता हूं उसे मान करके डिसीजन लूं। तो इस तरीके से वह भ्रम की स्थिति में पड़ा हुआ है। He let his chin sink upon his chest और stretched out his legs। अब क्या होता है, वह धीरे धीरे सोच रहा है। अब वह अपनी चिन को, ये चिन है, उसे अपने चेस्ट पर रेस्ट करने देता है। मतलब सोचते गुड नाइट ऐसे हो गया वो, तो ये चिन अपने आप कहाँ गई, ये चेस्ट पे रेस्ट करने लगी, ठीक है, और पैर बढ़िया आराम से फैला लेता है आगे। ओके, स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, स्टेयर्ड ब्रूडली, और वह बहुत ही गंभीरता से सोचता हुआ किसी चीज की ओर घूरने लगता है। इनटू द फायर, उस आग को घूरते घूरते गंभीरता से या गहनता से सोचने लगता है। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, वह काफी लंबे समय तक ऐसे ही रहा। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विथ क्रिस्टीन, और उसके विचार बहुत ज्यादा क्रिस्टीन से भरे हुए थे। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वीमेन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, और वह अचानक से चौंक गया, वह अचानक से चौंक पड़ा जैसे ही उसके सामने बैठी वृद्ध महिला ने अचानक उसे संबोधित किया, अचानक उसे पुकारा। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स, और उसका जो मेडिटेशन था, ध्यान लगाने का जो काम था, वह एक अलग रास्ते पर निकल गया। और उसने कहा, सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म। सुजैन ने कहा है, अब ये सुजैन कौन है, तो ये सुजैन है मिसेस मॉर्गन, ठीक है, तो जो पेशेंट है उसका नाम है सुजैन। ओके, तो सुजैन ने कहा है कि उसे आपको क्लोरोफॉर्म नहीं देना है, नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, बेहोशी की दवा होती है। जब भी किसी पेशेंट पर, जब भी किसी मरीज पर ऑपरेशन इत्यादि किया जाता है, और अगर ऑपरेशन बहुत गंभीर होता है तो उस समय में पेशेंट को, मरीज को बेहोश किया जाता है, उसके लिए उन्हें क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, ठीक है। इफ इट वुड हार्म द बेबी, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। शी इज ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, वह अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा उसने अपने जीवन को निर्भर कर रखा है इस बच्चे पर, क्योंकि 20 साल के बाद, अगर शादी के 20 साल बाद अगर आपको बच्चा हो रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी जान और सब कुछ उस पर वारने के लिए तैयार रहोगे। डॉक्टर बेच, डॉक्टर ऐसा ही करें। हर ओल्ड आईज वार्म्ड एज अ सडन थॉट, और उसकी बूढ़ी आंखें गर्म हो गई एक अचानक आए विचार से। शी एडेड इन अ लो टोन, और उसने बहुत ही धीमी आवाज में उस बात को जोड़ते हुए कहा, ए वी ऑल आर आई फैंसी, हम सब, मैं सोच रही हूं। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, और डॉक्टर यहां ये कहते हुए, हम सभी जो सोच रहे हैं ये कहते हुए वह अपने प्रयासों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, यानी कि निश्चेतक, जो एनेस्थेटिक किसको कहा जाता है, तो क्लोरोफॉर्म एक तरह का एनेस्थेटिक ही एक, वही वापस मरीज को बेहोश करने की दवा जो होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। सेड काइंडली दे विल बी ऑल राइट, और वह बहुत ही विनम्रता से कहता है कि भैया आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लोरोफॉर्म इत्यादि से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, सब ठीक होगा, आप परेशान मत हो, चिंता मत करो। हियर द नर्सेस वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, और यहां पर हमें उस नर्स की, यानी कि वो जो स्ट्राउट सी महिला खड़ी थी ना, दाई जो खड़ी थी, उसकी आवाज सुनाई देती है ऊपर के माले से। एंड्रयू ग्लेंस्ड एट द क्लॉक, और एंड्रयू जो है
डॉक्टर साहब जो है वो अपनी घड़ी पर नजर डालते हैं, विच नाउ शोड 3:30, यानी कि क्या टाइम हो गया है, तो 3:30 का समय हो गया है एएम में, ठीक है, 3:30 AM का टाइम हो चुका है। ही रोज, वह खड़ा होता है, वेंट अप टू द बेडरूम, और ऊपर बेडरूम में जाता है। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और वह विचार करता है, सोचता है कि अब उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। एन आवर elapsed, 1 घंटा समाप्त हो गया। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, और ये एक बहुत ही लंबा और कठोर या डरावना स्ट्रगल था, एक संघर्ष था। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless। चलिए, उसके बाद जैसे ही पहली सूर्य की किरण, यानी सुबह जब सूर्योदय होता है उसकी पहली किरण जैसे ही गुजरती है टूटे हुए किनारे से, जो कि वहां पर एक पर्दा लगा हुआ है, ब्लाइंड लगा हुआ है, उसमें से अंदर आती है, उसी समय बच्चे का जन्म होता है। द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। लाइफलेस का मतलब हो गया बच्चे का जन्म तो हो गया लेकिन बच्चा बेजान है, एक मृत बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा जनित तो हुआ है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, जीवन नहीं है ना। एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू, और जैसे ही वह नजर डालता है उस स्थिर आकृति पर, यानी वो छोटा सा बच्चा उसके हाथ में है, पूरी तरीके से स्थिर है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना रो रहा है, ना कुछ भी नहीं कर रहा है, तो एक कंपन, डर का एक कंपन जो है वो एंड्रयू पर से गुजरता है कि बच्चा पैदा तो हुआ है लेकिन मृत पैदा हुआ है। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली, और उसके बाद वह उन चीजों के बारे में सोचता है दैट ही हैड प्रोमिस्ड, कि उसने वादा किया था कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बेहतर होगा। उसका चेहरा जो है गर्म हो जाता है अपने ही खुद के थकान से, और चिल्ड हो जाता है, अचानक ही से जम जाता है उसका चेहरा। ही हेजिटेटेड, वह हिचकिचाया। टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड, और वह हिचकिचा इसलिए रहा है क्योंकि उसके मन में एक द्वंद्व पैदा हो गया कि एक तरफ उसकी इच्छा है, उसकी डिजायर है कि वह प्रयास करे कि उस बच्चे को पुनर्जीवित किया जाए, एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर, और दूसरा उसका जो भी कर्तव्य है, उसकी जो भी जिम्मेदारी है उसकी माता के प्रति, हु वॉज हरसेल्फ अ डेस्परेट स्टेट, जो स्वयं एक बहुत ही निराशाजनक या बहुत ही बुरी स्थिति में थी, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि बच्चा जो है वो नहीं रहा। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, यानी कि ये जो डिलेमा था, ये जो धर्म संकट था, ये इतना तुरंत हो गया, इतना झटके से हुआ कि वह स्वयं कॉन्शियसली यानी कि सचेत अवस्था में सोच विचार करके और इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है कि वह क्या करे, क्योंकि जैसे ही वह बच्चा उसके हाथ में है या वह बच्चे को देख रहा है कि बच्चा जो है वह निर्जीव पैदा हुआ है, वह खुद स्थिर हो गया है। मतलब उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इस बच्चे को बचाने की कोशिश करूं या माँ को बचाने की कोशिश करूं या मैं करूं क्या। इस अंतर्द्वंद के अंदर डॉक्टर एंड्रयू यहां पर हमें दिखाई देते हैं। ब्लाइंडली, बिना सोचे विचारे, इंस्टिंक्टिवली, सहज प्रवृत्ति से, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन, हु नाउ ले कोलैप्स्ड ऑलमोस्ट पल्सलेस, और बहुत ही सहजता से उन्होंने उस बच्चे को उस नर्स को सौंप दिया और अपना पूरा का पूरा ध्यान मोड़ लिया सुजैन मॉर्गन यानी अपने पेशेंट की ओर, जो कि कोलैप्स्ड, बिल्कुल ढेर हुई सी पड़ी थी और बिल्कुल पल्सलेस थी, यानी उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर, और अभी भी वह ईथर नामक जो दवा है उससे वो खत्म नहीं हुई थी, अपॉन हर साइड, जो उसकी साइड में लगी हुई थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, उसने जल्दबाजी जो की उसमें बहुत ही निराशा दिखाई दे रही थी। अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, और एक बहुत ही भयानक खतरनाक रेस चल रही थी उसकी कम होती हुई, धीरे 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 कम होती हुई ताकत के बीच में। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, इसे लगभग उसे एक क्षण ही लगा, जैसे ही उसने महसूस किया कि भाई दवाई लग रही है, दवाई चली हुई है, इसकी नब्ज नहीं आ रही है, माता जो है, सुजैन जो है, पेशेंट जो है, उसकी मृत्यु हो सकती है,
और वह तुरंत प्रभाव से एक दवाई निकालता है, तोड़ता है उसको, उसमें से इंजेक्शन भरता है और क्षण मात्र में उसके एक इंजेक्शन लगा देता है। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, और उसके बाद वह नीचे फेंक देता है जो सुई लगाने वाली जो सिरिंज होती है उसे, एंड वर्कड अनस्प्रेंगली टू रिस्टोर द फ्लेसिड विमेन, और वह कठोरता से कार्य करना शुरू कर देता है कि रिस्टोर कर सके, वापस जीवन ला सके, वापस जीवन स्थापित कर सके उस शिथिल, मतलब बिना हिले डुले बिल्कुल बेजान एक मृत प्राय पड़ी महिला को। तो यानी वह प्रयास कर रहा है कि सुजैन को वापस जिंदा किया जाए, या जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान करके उसको वापस ठीक किया जाए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, बहुत ही उत्तेजित और बहुत ही कठोरतापूर्वक कार्य किए गए जो थे, जो उसके प्रयास किए गए थे, उसके कुछ मिनट्स के बाद हर हार्ट स्ट्रेथन, अब जो महिला है यानी कि सुजैन जो है उसका दिल जो है, उसका हृदय जो है वह फिर से धड़कने लगा था और उसमें वापस ताकत आनी शुरू हुई थी। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, और उसने देखा कि शायद वह सुरक्षा पूर्वक तरीके से अब सुजैन को छोड़ सकता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ही स्वंग अराउंड, वह तेजी से पीछे घूमा, इन हिज शर्ट स्लीव्स his hair sticking to his damp brow, यानी कि उसका जो शर्ट की स्लीव्स थी बच्चे को पकड़ने की वजह से वो गीली हुई थी और वह उसकी शरीर से चिपक रही थी। Where's the child, और वह पीछे मुड़ते के साथ ही जब उसने महिला का यानी कि सुजैन का जीवन बचा लिया, तुरंत प्रभाव से पीछे मुड़ता है और नर्स से पूछता है बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड गेस्चर, और जो दाई थी, आया जो थी, उसने एक बहुत ही डरते हुए उसने एक भाव दिखाया। शी हैड प्लेस्ड इट बिनेथ द बेड, उसने उस बच्चे को बेड के नीचे डाल दिया था, है ना, जिस बेड पर उसकी माँ लेटी हुई थी जहां ऑपरेशन किया गया था, उस दाई ने उस मृत बच्चे को उस बेड के नीचे डाल दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नीट डाउन, और एक झटके के अंदर एंड्रयू जो है घुटनों के बल बैठ गया। फिशिंग अमंग्स द सडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड, और जो वहां पर न्यूज़पेपर्स पड़े थे, सॉडन न्यूज़पेपर यानी कि जो सड़े गले गंदे से मैले से न्यूज़पेपर पड़े थे बेड के नीचे, उनके बीच में खोज रहा था उस बच्चे को। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने उस बच्चे को खींच के बाहर निकाला। अ बॉय, एक लड़का, परफेक्टली फॉर्म्ड, जिसका पूरा शरीर सही तरीके से बना हुआ था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज व्हाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, और उसका निर्जीव सा और गर्म शरीर जो था वो बिल्कुल सफेद और कोमल था जैसे कि चर्बी हो। द कॉर्ड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, और कोड क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो एक नाल होती है ना जो उसकी नाभि से निकलती है और माता से जुड़ी हुई होती है, तो वह जो नाल थी वह बिल्कुल ही एक टूटे हुए तने की तरह दिख रही थी कि ये एक बड़े वृक्ष से जुड़ा हुआ था ये बच्चा, एक डाली के तौर पर, और जैसे डाली टूट करके नीचे गिर जाती है और वो मृत हो जाती है, वैसे ही ये बच्चा अपने पेड़ से टूट करके अलग हो गया है और नीचे गिर गया और मृत हो गया। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, और उसकी जो त्वचा थी वो त्वचा का जो टेक्सचर था, जो कलर था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही लवली था, स्मूथ था, बहुत ही चिकना था, टेंडर था, बहुत ही नाजुक था। द हेड लोल्ड ऑन अ थिन नेक, और उसका सर जो है एक तरफ लटका हुआ था उसकी पतली सी गर्दन से जुड़ा हुआ। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके लिम्स जो है वो ऐसे लग रहे थे कि इनमें हड्डियां ही नहीं है, बिल्कुल हड्डी से विहीन है। स्टिल नीलिंग, अभी भी एंड्रयू जो है, डॉक्टर साहब जो है घुटने टेके हुए हैं। एंड्रयू स्टार्टेड एट द चाइल्ड विथ हैगर्ड फ्रॉन, यानी कि एंड्रयू जो है स्टेयर करता है, स्टेयर करने का मतलब घूर के या ध्यान से देखता है उस बच्चे को अपनी थकी हुई आंखों से, त्योरियां चढ़ा के ऐसे ध्यान से यूं करके वो देख रहा है, क्या कर सकते हैं। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्फिक्सिया, यानी कि जो वाइटनेस, जो सफेदी उसके शरीर पर छा गई थी, वो केवल एक ही चीज की ओर संकेत कर रही थी कि इसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, दम घुटने से इसकी मृत्यु हुई है। दूसरा, या फिर पेलिडा पीलिया इसे हो गया है। एंड हिज माइंड, और उसके माइंड में अननेचुरली टेंस, एक अस्वाभाविक तनाव पैदा हुआ। रेस्ड बैक टू अ केस, और वह वापस अपने दिमाग में पीछे की तरफ दौड़ता है जहां पर उसने केस देखा था। ही वंस हैड सीन इन सेमेरिटन, तो
तो सैमरिटन नामक जो हॉस्पिटल था वहां पर उसने सेम ऐसा ही एक केस देखा था और उस केस के बारे में वह रिकॉल फिर से याद करने की कोशिश कर रहा है कि उस समय हमने क्या कुछ किया था उस बच्चे को बचाने के लिए। थ्रू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, वह चिकित्सा, वह ट्रीटमेंट जो इस्तेमाल किया गया था, इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और तुरंत वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों ला के दो। ही थ्रू आउट टू द नर्स, वह तुरंत प्रभाव से नर्स को बोलता है, एंड बेसिन्स टू, और दो बड़े बड़े कटोरे प्याले भी ला करके देना, क्विक क्विक फटाफट करो जल्दी करो। बट डॉक्टर शी faltered, वह हल्की आवाज में कहती है, लेकिन डॉक्टर, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि वह पीलियाग्रस्त मृत जो बच्चा था, बालक जो था, उसके ऊपर नजर डालते हुए कहती है कि वो जैसे उसको देख रहा है वो कह रहा है फटाफट से गर्म पानी और ठंडे पानी का एक बड़ा बड़ा टब भर के लेके आओ। वो कहती है लेकिन डॉक्टर, ही इज नो मोर, ये तो नहीं रहा, है ना। अजीब विचित्र स्थिति। मुझे नहीं पता आप लोग कितना महसूस कर पा रहे हो, लेकिन मैं बहुत गहराई से महसूस कर पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मुझे लिटरेचर पसंद है कि कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए हम अपने जीवन को थोड़ा किनारे पे रखकर और दूसरे लोगों के नज़रिए से जब चीज़ों को देखते हैं, चाहे आप नर्स के नज़रिए से देखिए, चाहे आप डॉक्टर एंड्रयू के नज़रिए से देखिए, चाहे आप सोचिए कि सारा की मॉम जो नीचे हैं, जिन्हें अभी तक इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, शायद पता भी नहीं है, जो मॉर्गन जो बाहर घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है ना। तो इन सब के नज़रिए से अगर आप इस क्षण को देखेंगे तो ये पिछला 5, 10, 15 मिनट का जो समय बीता है ना, ये बहुत ही क्रूशल टाइम है। ये एक ऐसा समय है कि जिस समय में कोई भी व्यक्ति, और मैं मेरे लिए 100% कह सकता हूँ, और किसी के लिए कह पाऊँ नहीं कह पाऊँ मुझे नहीं पता, मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि ऐसी स्थिति अगर मेरी आंखों के सामने हो, मैं अपने होशो आवाज़ खो सकता हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या किया जा सकता है इस स्थिति के अंदर। तो डॉक्टर एंड्रयू जो है वो कह रहा है कि यार फटाफट से लेके आओ, मुझे कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है। और यहाँ पर नर्स जो है वो उस प्राणहीन उस बच्चे की ओर देख के कह रही है लेकिन डॉक्टर इन सब का कोई यूज नहीं है। लेकिन डॉक्टर फिर भी बहुत डिटरमाइंड है। क्विक ही शाउटेड, और वे चिल्लाते हुए कहता है जल्दी जाओ, फटाफट क्विक करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, और एक कंबल खींचते हुए ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और वह उस बच्चे को उस कंबल पे डाल देता है, लिटा देता है, और एक विशेष तरीका जो है रेस्पिरेशन का, श्वसन क्रिया का, वह उसे शुरू करता है। वही बच्चे का मुंह खोल करके उसमें फूंक मारना, फिर उसकी छाती को थोड़ा सा दबाना, उसे शुरू करता है। द बेसिन्स अराइव, उसी समय बर्तन आ जाते हैं। द एवर, पानी का बड़ा जग आ जाता है। द बिग आयरन केटल, बड़ी सी लोहे की केतली, ये होती है केटल, है ना, इस तरह की केतली आ जाती है। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, और बहुत जल्दबाजी करते हुए, उत्तेजना के साथ वह एक बर्तन के अंदर तो ठंडा पानी भर लेता है और एक बर्तन के अंदर गर्म पानी भर लेता है। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और उतना गर्म पानी भर लेता है जितना उसका हाथ बर्दाश्त कर सके। देन उसके बाद लाइक सम क्रेजी जैगलर, फिर किसी पागल सनकी बाजीगर की तरह, ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन टू, वह उन दोनों प्यालों में बार बार एक एक करके, एक एक प्याले में एक एक बार उस बच्चे को डालकर निकालता है। बिटवीन द टू नाउ प्लगिंग, डुबकी लगाते हुए, इट इनटू द आईसी नाउ इनटू द स्ट्रीमिंग बाथ, तो एक तरफ वो उसे गर्म पानी में डालता है, फिर निकालता है ठंडे पानी में डालता है, फिर निकालता है गर्म पानी में डालता है, फिर निकालता है ठंडे पानी में डालता है। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट गुजर गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, पसीना उसे इतना आ रहा था कि उसके पूरे सर में पसीना पसीना हो गया था, उसका पूरा शरीर जो है पसीने से भर गया, उसकी आंखों तक पसीना आने लगा। ब्लाइंडिंग हिम, जिससे उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, वह देख नहीं पा रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक स्लीव एक नीचे की ओर लटकी हुई थी। ड्रिपिंग, जिसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली, वह अब उसकी जो सांस है वो हाफने लगी। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे के उस ढीले शरीर से कोई सांस नहीं आ रही थी। यानी कि यहां पर डॉक्टर जो है वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, 15 मिनट से एक ही अजीब सा और मेहनत भरा, तनाव भरा एक कार्य वह कर रहा है, लेकिन बच्चे की सांस नहीं आ रही, इसकी सांस ऊंची नीची हो गई। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट
प्रेस्ड ऑन हिम, और एक निराशाजनक भाव जो था हार का, वह उस पर दबाव बनाता है, उसे बाध्य करता है। अ रेगिंग होपलेसनेस, एक प्रचंड निराशा, एक ऐसी निराशा जिसका कोई अंत नहीं है। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कंसंट्रेशन, और उसने देखा कि दाई जो है वह उसे बहुत ही हैरानी से देख रही है। while they are pressed back against the wall where she had all the time remained, जबकि वह एक दीवार के पास अपनी पीठ के सहारा लेकर के खड़ी है उस पूरे समय में। her hand pressed to her throat, और उसने अपने हाथ से अपने गले को ही पकड़ रखा है। uttering no sound, कोई आवाज नहीं कर रही। her eyes burning upon him, और उसकी आंखें उस पर जल रही है, यानी कि क्रोधवश उसकी तरफ देख रही है। वॉज द ओल्ड वीमेन, और ऐसी स्थिति में खड़ी थी कौन? वह वृद्ध महिला, नानी जी, है ना, सुजैन की माँ। ही रिमेंबर्ड हर लॉगिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, और उसे याद आया कि कितनी उसकी इच्छा है, सुजैन की माँ जो है उसकी कितनी इच्छा है कि उसका ग्रैंड चाइल्ड, है ना, उसका दोहिता बोलते हैं हमारे यहाँ, दोहिता पैदा हो। एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉगिंग फॉर दिस चाइल्ड, उतनी ही तीव्र या उतनी ही बड़ी, उतनी ही महान इच्छा जितनी कि उसकी बेटी की है इच्छा अपने बच्चे के लिए। यानी कि यहां पर एक तरफ नर्स खड़ी है, एक तरफ बिल्कुल दीवार का सहारा लेकर के निर्जीव सी होकर के गला पकड़ के और गुस्से में घूरती हुई नानी खड़ी है। और डॉक्टर कहता है कि मैं जानता हूं इसकी कितनी इच्छा है कि भाई मेरा दोहिता जो है, मेरा नाती जो है वो पैदा हो, और उतनी ही इच्छा इनकी बेटी की भी है कि मेरा बच्चा हो। ठीक है, ऑल डैश्ड अवे नाउ, सारी चीजें अब चकनाचूर हो गई है, समाप्त हो गई है। फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, अब स्थिति ये हो गई है कि कुछ भी करना व्यर्थ है, क्योंकि सारी चीजें लाइलाज हो चुकी हैं। बियॉन्ड रेमेडी मतलब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां इसका कोई इलाज ही नहीं है। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मैस स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टावल, और फ्लोर जो है, जमीन जो है, वहां पर पूरा का पूरा मैस यानी कि पूरा का पूरा बिखेरा हो गया है, पूरा सारी चीजें बिखर गई हैं, पानी वगैरह बिखरा पड़ा है, कंबल पड़ी है। स्टैगर्ड ओवर द शॉपिंग टावल, उस पर एक भीगा हुआ तौलिया पड़ा है। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, जिस पर एंड्रयू लगभग बच्चे को गिरा ही पड़ा था, मतलब गिरा ही चुका था। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी, वह बच्चा जो गीला हो गया था और हाथ से फिसलने वाला हो गया था, अब उसके हाथ से फिसल रहा था, स्लिप हो रहा था। इन हिज हैंड्स, उसके हाथों से। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, एक अजीब सी सफेद मछली की तरह महसूस वो हो रहा था। निर्जीव बच्चा जो उसके हाथों में था, जिसे वो बार बार पानी में डिप कर रहा था, और अभी नवजनित बच्चा था तो उस पर कोटिंग भी रहती है बच्चों पे, जो थोड़ी चिकनी रहती है, तो वह कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह बच्चा ही उसके हाथों से फिसल करके और उस टावल पे गिरने के लिए तैयार हो रहा था। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। फॉर मर्सी सेक मतलब कि दया करो डॉक्टर। विम्पर्ड भिनभिनाते हुए मिडवाइफ यानी दाई ने कहा, इट्स स्टिल बॉर्न, ये एक मृत बच्चा पैदा हुआ है। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, और एंड्रयू ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, और पराजित हुआ हुआ सा, हारा हुआ सा, निराश हुआ हुआ सा, इतना कठिन परिश्रम व्यर्थ में, बेकार में उसने किया था आधे घंटे के लिए, लेकिन अभी भी वह लगा हुआ था, अभी भी वह चालू था। वह चाहता था एक और प्रयास, एक और कोशिश, एक बार और मैं कोशिश करके देखना चाहता हूं कुछ हो जाए तो। जो स्थिति है, जो निष्कर्ष है वो तो सामने है ही, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं कि मैं इस स्थिति को या इस निष्कर्ष को बदल सकता हूं। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टाल, एक खुरदुरे टावल से वो बच्चे को रगड़ता है। क्रशिंग, उसे मसलते हुए। एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, यानी कि पहले उसके छाती को मसलता है फिर छोड़ता है। हिज लिटिल चेस्ट, उसकी छोटी सी छाती को। विथ बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू द लिम्प बॉडी, उस निर्जीव शरीर में वह ब्रीथ यानी कि सांस डालने की कोशिश कर रहा था कि इसमें कैसे भी बस ये सांस लेना शुरू कर दे। एंड देन, और तभी, एज बाय अ मिरेकल, एक चमत्कार की तरह, द पिग्मी चेस्ट, छोटा सा जो उसका चेस्ट है, छोटी सी जो उसकी छाती है,
विच इज हैंड्स एनक्लोज्ड, जो उसके हाथों से पकड़ी हुई है। ये वह शॉट, अचानक से उसमें एक झटका महसूस हुआ। कन्वल्सिव, अचानक से हरकत में आया। हीव, और उसने हिचकी ली। उस छोटे से बच्चे ने एक बार हिचकी लेते हैं ना हम लोग, वो ली। अनदर, उसके बाद एक और, एंड अनदर, और उसके बाद एक और। एंड्रयू टर्न गिडी, तो एंड्रयू यहां पर जिद्दी या पागल हो गया था। द सेंस ऑफ लाइफ, उसको जीवन का एक चिन्ह दिखाई दिया। स्प्रिंगिंग बिनेथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल द अनअवेलिंग स्ट्रीविंग वॉज सो एक्सक्यूसाइट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। जो सेंस ऑफ लाइफ उसने महसूस किया, स्प्रिंगिंग बिनेथ, नीचे की ओर उठते हुए, हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल, यानी कि वह अपनी उंगलियों को और ज्यादा चला रहा था, अनअवेलिंग, व्यर्थ में ही वह प्रयत्न कर रहा था, वॉज सो एक्सक्यूसेट, वह बहुत ही अत्यंत नाजुक और अति विशिष्ट था, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, तो मतलब जैसे ही उस बच्चे में जान वापस आई तो वह लगभग, उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगा, अब मुझे मूर्छा आ रही है, अब मैं बेहोश हो जाऊंगा। ही रीडबल्ड हिज एफर्ट फीवरिशली, प्रचंड पागल तरीके से उसने जो भी एफर्ट वो कर रहा था, प्रयास वो कर रहा था, उनको दुगनी ताकत से, दुगनी तेजी से करने लगा। द चाइल्ड वॉज गेस्पिंग नाउ, बच्चा जो है अब मुंह खोल करके सांस ले रहा था। डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अब बबल ऑफ मैकस, बलगम का, बलगम जो होता है ना हमारे मुंह में आ जाता है खांसी के टाइम में, उसका एक बुलबुला निकला। केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्टिल, नॉस्टिल इसको कहा जाता है नाक के नथुने जो होते हैं, यहां से बाहर निकला। अ जॉयफुल इरिडेशेंट बबल, एक आनंद से भरा हुआ सतरंगा बबल था वो। बबल मतलब गुब्बारा जो नाक से निकलता है, ठीक है। तो वह ऐसा दिखाई दे रहा था, मतलब वह वैसे बहुत ही गंदी चीज है, लेकिन यहां पर डॉक्टर कह रहा है कि मुझे उससे सुंदर चीज आज तक कभी नहीं दिखी, क्योंकि इतने प्रयासों के बाद एक मृत बच्चे में जीवन वापस आया था। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके हाथ पैर ऐसा नहीं लग रहे थे कि बिल्कुल जिसमें हड्डियां ही नहीं है। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब उसका सर जो है पीछे की तरफ नहीं लटका हुआ था जैसे कि बिना रीढ़ की हड्डी का हो। द ब्लेंचेड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, और पीला पड़ा हुआ उसका जो चेहरा था, जो स्किन थी, वो धीरे धीरे पिंक कलर में चेंज हो रही थी। देन एक्सक्यूसाइटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और उसके बाद अंततः बच्चे का रोना निकला और रोने की आवाज सुनाई दी। डियर फादर इन हेवन, डियर फादर इन हेवन कहा जाता है हे भगवान के लिए। द नर्स सॉफ्ट, नर्स जो है सुबक सुबक के रोने लगी, हिस्टेरिकली, उन्माद से। इट्स कम अलाइव, वह जीवित हो गया, वह जीवित हो गया। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, और एंड्रयू ने उस महिला को, दाई को वह बच्चा सौंप दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, और उसे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही थी, बहुत ही भौचक्का वह महसूस कर रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, यानी कि अब वो जो कमरा है उसे ऐसा लग रहा था कि कमरा चारों तरफ से घूम रहा है, कमरे के अंदर कोई भूकंप आ रहा है, और कूड़ा कटकट चारों तरफ बिखरा हुआ उसे दिखाई दे रहा था। ब्लैंकेट्स दिखाई दे रहे थे, टाल्स दिखाई दे रहे थे, बर्तन दिखाई दे रहे थे, सॉलिड जो कि गंदे सने हुए थे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो दिखाई दे रहे थे। द हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड, जो छेद करते हुए जो उसने सिरिंज से जो इंजेक्शन दिया था वो दिखाई दे रही थी। बाय इट्स पॉइंट इन द निलोनम, जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फर्श पर लगे हुए कठोर आवरण की तरह ये सारी चीजें दिख रही थी। द एवर नॉक्ड ओवर द केटल ऑन इट्स साइड इन अ पडल ऑफ वाटर, पास में उसको आड़े टेढ़े पड़े हुए बर्तन दिख रहे हैं, कीचड़ से भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, और वहीं पर ढेर की तरह पड़ी हुई उनकी माँ भी दिखाई दे रही थी, उस बच्चे की माँ, जो कि ड्रीम कर रही थी अपने वे को, मतलब एनेस्थेटिक यानी कि अभी भी बेहोशी की दशा, बेहोशी की स्थिति में, बेहोशी की दशा में वो बस स्वप्न में ही खोई हुई थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और वह वृद्ध महिला अभी भी वॉल से लग करके खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके हाथ ऐसे साथ में जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, उसके होठ हिले जा रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। शी वॉज प्रेइंग, वो परमपिता से प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, और यंत्रवत तरीके से एंड्रयू जो उसकी जो स्लीव्स गीली हो गई थी, आस्तीनें गीली हो गई थी, उसे निचोता है। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट पहनता है।
आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, मैं बाद में आकर के अपना बैग ले जाऊंगा, मतलब मैं अभी बस अब घर जा रहा हूं। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे गया, थ्रू द किचन, किचन से होते हुए, इनटू द स्क्लरी, बाहर बरामदे की ओर। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ बिल्कुल सूखे हुए थे। एट द स्क्लरी, बर्तन धोने के कमरे में, ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने काफी सारा पानी लेके पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, उसने अपना हाथ बढ़ाया अपना हैट उठाने के लिए और कोट उठाने के लिए। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट कहा जाता है सड़क के पास में, सड़क के दोनों तरफ जो पगडंडी होती है ना लोगों के पैदल चलने के लिए, जहां लोग पैदल आते जाते हैं, पेवमेंट पर वो खड़ा था। विद अ टेंस, बहुत ही तनाव युक्त, एंड एक्सपेक्टेंट, आशा लिए हुए चेहरे के साथ। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, उसने बस अपनी मोटी आवाज में कहा सब ठीक है जो, बोथ आर ऑल राइट, दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, काफी उजाला हो चुका था, लगभग 5 बजे का समय हो गया था सुबह का। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, कुछ माइनर्स, खान में काम करने वाले, खदानों में काम करने वाले लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, यानी पहली जो नाइट शिफ्ट थी वहां के लोग बाहर आ रहे थे। एज एंड्रयू वॉक्ड विद देम, जैसे एंड्रयू उनके साथ आगे बढ़ रहा था, स्पेंट एंड स्लो, खोया हुआ सा और बिल्कुल धीरे धीरे। हिज फुटफॉल्स echoing with the others, और उसके पैरों के चलने की गूंज की आवाज बाकी मजदूरों के साथ भी आ रही थी। अंडर द मॉर्निंग स्काई, सुबह के उस आकाश के नीचे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, बिना कुछ सोचे, ऑब्लिवियस के अंदर उपेक्षा करते हुए वह बस विचार किए जा रहा था। टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लेनेली, ब्लेनेल नामक इस टाउन के अंदर जो भी सारे काम उसने चिकित्सा के किए हैं। आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, मैंने कुछ तो किया है भगवान, मैंने कुछ तो किया है आखिरकार, कुछ तो मैंने ऐसा किया है जिससे मैं खुद पर गर्व कर सकता हूं, या जिसे मैं रिमार्केबल कह सकता हूं कि हाँ मैं नगण्य नहीं हूं, मैं शून्य नहीं हूं, मैंने अपने जीवन में कुछ तो ऐसा किया। तो यही मनुष्यों का जीवन है, यही आपका जीवन भी होगा, यही मेरा जीवन भी है, हम सभी का जीवन यही, हमारे सबके जीवन में कैथरीन जैसा एक इशू, एक मुद्दा हो सकता है। वो मेरा मित्र हो सकता है, मेरे माता पिता हो सकते हैं, मेरा कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ, जो हमारे ध्यान को बहुत ज्यादा विचलित करता है। और वहीं पर हमारा कर्तव्य होता है, और जब हम उस कर्तव्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उन सारी चीजों का इतना महत्व नहीं है जितना इस चीज का महत्व है। जब डॉक्टर उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में कहीं भी कैथरीन नहीं है, कहीं से कहीं तक उसके दिमाग में उस महिला के बारे में कोई विचार, कोई चिंतन नहीं था। वह महिला जिसके लिए वह महसूस करता है कि उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण महिला है, जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहता है, जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता है, लेकिन जब उसका कर्तव्य उसके सामने था तब उसने उसके बारे में नहीं सोचा। एक बहुत ही कोई महान दार्शनिक हुए होंगे शायद, मैंने तो वैसे ही रील्स में सुना है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, चमत्कार उस कार्य में है जिस कार्य को हम टालते जा रहे हैं। हम अपने जीवन में जिस चमत्कार की आशा कर रहे हैं, जिस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक चमत्कार होगा, एक मिरेकल होगा, वो मिरेकल उसी काम में है जो कार्य हमारा कर्तव्य है और जिसे हम लगातार लंबे समय से बिना सोचे विचारे टाले जा रहे हैं, उस काम को नहीं कर रहे हैं। वास्तविक चमत्कार आपको उसी काम से मिलेगा। यहां पर कैथरीन से इसका जीवन नहीं बदला, यहां पर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो मृत जन्म लिया है जिस बच्चे ने, और कोई भी सामान्य डॉक्टर हो वह उसको तुरंत प्रभाव से त्याग देगा कि हाँ ठीक है, बच्चा ऐसा ही पैदा हुआ, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर उसने अपने कर्तव्य को किया, अपनी ड्यूटी पर अपनी जान लगाई, और तभी उसके जीवन में वास्तविक चमत्कार हुआ। तो आप देखिए आपके जीवन में कौन कैथरीन है और कहां आपका कर्तव्य है, जहां एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप उसके लिए ऐसे ही अथक प्रयास करें जैसे डॉक्टर एंड्रयू ने किया और वह वापस जीवंत हो सके। कौन सा आपके जीवन का वह कर्तव्य है जो मृत प्राय हो चुका है और आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि आप आकर के उसमें पुनर्जीवन स्थापित करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।